प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में हम आपको इसका भाग खंड 2 जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज, इसमें वन्य समाज और उपनिवेश, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। और इसमें हम व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत किस प्रकार से हुई इसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम आपको वन विद्रोह बस्तर के लोगों के द्वारा और अन्य और भी लोगों के द्वारा वन विद्रोह किस प्रकार से हुआ उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए कि पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की ज़रूरत पड़ी और अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ट्राइट्रिज बेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलवाया। उसे देश का वन महानिर्देशक नियुक्त किया गया। तो पहला वन महानिर्देशक कौन था? तो वो था टाइट्रिस ब्रेंडिस। कौन था? टाइट्रिस बेंडिस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ था। फिर बेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण, विज्ञान और प्रशिक्षण करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह बेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की? 1864 में। 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध किया गया और भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865। और भारतीय वन सेवा 1864। आपको इन सब चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। और इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई 1906 में देहरादून में हुई। और जहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी, इसे क्या कहा जाता था? वैज्ञानिक वानिकी। जो देहरादून जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था वहाँ पर वैज्ञानिक वानिकी मतलब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया था, जो शिक्षा दी जाती थी उसे। लेकिन आज परिस्थितियों विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई भी वैज्ञानिक नहीं थी। जो देहरादून में शिक्षा दी जाती थी वो कतई ही वैज्ञानिक नहीं थी। अब हम देखते हैं कि बागान किसे कहा गया है। तो बागान किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इसकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाए गए। मतलब देखिए कि हम जो जंगल देखते हैं आजकल, अभी कभी कहीं जाओ तो जो आसपास के जो जंगल दिखते हैं तो उसमें कई प्रकार के वृक्ष लगे हुए होते हैं। उन वृक्षों को काट करके एक ही प्रकार के, एक पंक्ति में जो वृक्ष और एक प्रकार के वृक्ष लगाना ही बागान कहलाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। मतलब पेड़ कितने काटे, यानी कितने जंगलों को कितना काटा जाएगा प्रतिवर्ष। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1965 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें दो बार संशोधन किया गया। पहला संशोधन 1878 में और फिर 1927 में संशोधन हुआ। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणी में बांटा गया: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित जंगल कहा गया।
गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी, जो आरक्षित वन थे उनमें से अपने उपयोग के लिए गांव वाले कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने, ईंधन के लिए केवल सुरक्षित और जो ग्रामीण वन है उनमें ही से चीजें ली जा सकती थी। तो आरक्षित वन से कुछ नहीं ले सकते थे, सुरक्षित और ग्रामीण वनों से ही वे लकड़ियां ले सकते थे। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे और पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हो। इसीलिए उन्होंने सागौन, साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया। तो इन सागौन और साल की प्रजातियां, जिससे क्या है, जहाज निर्माण में और रेलवे पटरियों में उपयोग किया जा सके, और दूसरी प्रकार की प्रजातियों को काट दिया गया। वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य थे। विशेषकर मानसून के दौरान फसल कट कर घर न आई तो दवाओं के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता था, और लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने के लिए किया जाता था। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाए जाते थे। इनका उपयोग छतरी, टोकरी बनाने में भी किया जाता था, और सूखे और कुम्हड़े के खोल का प्रयोग, जो सूखे कुम्हड़े के खोल रहते थे, लौकी के खोल, उसका प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता था। मतलब जंगल से सारी चीजें उपलब्ध हो जाती थी, औषधि की चीजें, छतरियां बनाई जाती थी, टोकरियां बनाई जाती थी, और खेती और बाड़ियों के लिए बाड़े बनाए जाते थे। तो सारी चीजें हमें जंगल से प्राप्त हो जाती थी। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध था। पत्तों को जोड़ जोड़ करके खाओ और फेंको, मतलब कि यूज एंड थ्रो वाली जो चीजें हैं, तो पत्तल और दोने भी बनाए जाते थे। सिहादी की लताओं से रस्सी बनाई जाती थी, और सेमूर, सुतली और कांटेदार छाया वाली सब्जियां छिली भी जाती थी। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था। तो महुए के फूल से, महुआ का जो फूल है उससे शराब बनाई जाती थी या जानवरों को खिलाया जाता था, और उसके जो फल निकलते थे उससे तेल निकाल करके रोशनी की जाती थी या भोजन बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, हमने इन सब का अध्ययन किया। अब हम कुछ इसी में से क्वेश्चन आंसर देखो। तो भारत का पहला वन महानिर्देशक का नाम बताइए। तो ट्राइटरिज बेंडिस कहाँ के थे? ये जर्मन के विशेषज्ञ थे। और बेंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की? तो 1864 में की थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुई थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता था। बागान किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक वानिकी ने नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया, और उसकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाए गए, उसे बागान कहा गया। वो 1865 में वन अधिनियम लागू होने के बाद उसमें 2 बार संशोधन हुआ। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि वन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1865 में। और उसके बाद संशोधन कब हुआ? तो पहला संशोधन 1878 में हुआ, और दूसरा संशोधन 1927 में हुआ। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन सी थी? तो आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को क्या कहा जाता था? तो आरक्षित वन कहा जाता था। तो इस प्रकार से आपको अपने उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों को नोट भी करना है। और ये देखिए, ये हम जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र देहरादून का है। ये है द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून, जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा खोला गया था। यह पहला वानिकी स्कूल है। अब हम देख रहे हैं कि
वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मतलब ग्रामवासियों को लकड़ी चुराने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा। यदि लकड़ी नहीं रहेंगी तो घर में भोजन कैसे बनेगा। इस अभी के युग जैसे पिछले युग में गैस नहीं हुआ करती थी, लोग चूल्हे में ही खाना बनाया करते थे, लकड़ियों से ही भोजन पकाया करते थे। और वन तो अब क्या होता था कि सारे वनों को आरक्षित कर दिया गया। अब जब चुरा करके लाते, वृक्षों जंगलों में जाते और वनों से लकड़ियां चुरा करके लाते, तो जो वनों में जो वन रक्षक रहते थे, है गवर्नमेंट के जो कर्मचारी रहते थे, उनकी दया से लकड़ियां मिल जाती थी। मतलब कि उनको घूस देनी पड़ती थी। मतलब पुलिस और जंगल के चौकीदारों को हुए खाने पीने की कुछ चीज़ें दिया करते थे, उनसे घूस दिया करते थे। इस प्रकार से ग्रामीण जनता अपना भरण पोषण कर रही थी। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम और घुंघटू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ा। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका था। इसके कई स्थानीय नाम थे, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में लांदिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा और अफ्रीका में चितमेन और तावी और श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में इसे घुमतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर और नेवड़, झूम, पोंडू और खंदाद और कुमरी जैसे कुछ स्थानीय नाम रखे गए। अब हम देखते हैं घुंघटू खेती किसे कहते हैं। ये प्रश्न को आपको नोट भी करना है कि घुंघटू खेती किसे कहा जाता है। तो घुंघटू कृषि के लिए जंगल के कुछ भाग को बारी बारी से काटा और जलाया जाता। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते। अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती। इन खेतों पर 2 या 1 साल खेती करने के बाद 12 और 18 साल तक के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाते। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का और फली बोई जाती थी। तो इसे कौन सी खेती कहते थे। तो इसे घुमटू कृषि कहा जाता था। आपको इसको इतने भाग को नोट करना है। इसके बाद में हम देखते हैं यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों में अंतर और खेती की जा सकी रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेकिस्म पेड़ों में भी फैलती लपटों से चपेट में आ जाने लगे। घुंघटू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुंघटू खेती पर रोक लगा दी। जो घुंघटू खेती थी उस पर रोक लगा दी। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों में जबरन विस्थापित कर दिया गया और कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा। कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह करके प्रतिरोध किया। अब हम देखते हैं कि घुंघटू खेती तो समाप्त हो गई। अब शिकार की आज़ादी कैसे थी। जंगल संबंधी नए कानूनों में वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रतिबंधित किया गया। जो जंगल में निवास करने वाले वनवासी थे, उनके जीवन को और एक रूप से प्रतिबंधित किया गया। वन कानून के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर और छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया गया। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों को आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तानों में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से
दरबार और नवाबी लोग तो पहले के राजा महाराजा भी शिकार किया करते थे, भारत की संस्कृति में था। अनेक मुगल कलाकृतियों ने शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा करते हुए देखा है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ गया। औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों के शासन के समय तक इतना बढ़ गया कि कुछ प्रजातियां विलुप्त होती नजर आने लगी। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर, जंगली बर्बर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए, हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िया और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कह कर इनाम दिए गए कि उनसे किसानों को खतरा है। और 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ और 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िया मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में भी रख दिया गया। बाघ का शिकार मतलब एक खेल की ट्रॉफी के रूप में रख दिया गया। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। तो 400 बाघों को मारने वाला अंग्रेज अफसर कौन था? तो वो था यूल नामक अंग्रेज अफसर था। और प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि उनको मारा जाना चाहिए। इस प्रकार से शिकार पर भी रोक फिर लगाई गई। उसके बाद में नए व्यापार और नए रोजगार और नई सेवाएं देखिए। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता था। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली अमेज़न ने मुंदुकुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान में तो वनों से व्यापार का पहले से ही चला आ रहा था। वनों से रबर प्राप्त करना, लाख प्राप्त करना, गोंद प्राप्त करना, महुआ प्राप्त करना, कई प्रकार के फल प्राप्त करना, ये चला ही आ रहा था। तो देखिए, हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमतू समुदाय के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे है खाल है, सींग है, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस मसाले और रेशे और घास, गोंद और राख के व्यापारियों के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिश लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा और कराचा और एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे घुंघटू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ तो अपराधी कबीले कहा जाने लगा। ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियां, खदानों और बागानों में काम करने वाले मजदूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव के छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द और औरतें
दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ इतनी ही खराब, उन्हें उनके गांवों से उठाकर भर्ती तो कर दिया गया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। इस प्रकार से उस अंग्रेजों के शासनकाल में वन उद्यानों और वनों उपज और वनवासियों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र था और यदि कोई ग्रामवासी है या वनवासी है तो वनवासी भी अपने वनों में ही रह करके वो एक आत्मनिर्भर था। गांव में रहने वाला ग्राम में रह करके आत्मनिर्भर था और ग्रामीण संपदा या कृषि प्रधान देश अवश्य था, लेकिन आत्मनिर्भरता कुट कुट के भरी हुई थी, क्योंकि छोटे छोटे कुटीर उद्योग गाँव में हुआ करते थे। लेकिन जब जब ब्रिटिश साम्राज्य का या अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेजों के हाथ में जब भारत की सत्ता गई तो भारत आत्मनिर्भरता से विकासशील राष्ट्र में बदल गया और आज भी वो विकासशील राष्ट्र में ही चल रहा है। इस प्रकार से हमने वन्य समाज के बारे में जाना। अब हम वन विद्रोह किस प्रकार से प्रारंभ हुए नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। हमने इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपको बताए हैं उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और अपने जब वीडियो देखते हो तो अपने साथ में उत्तर पुस्तिका रखिए और उन जो भी मेन बिंदु हैं उनको नोट करते हुए चलिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।